अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना आप सेकंड हाफ सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं प्रोडक्ट हंटिंग यूएसए से रिलेटेड आज डिस्कस कर दूंगा। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ना यूके मार्केट का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं, ठीक है, क्योंकि अब हमने यूके मार्केट को स्टार्ट करना है। और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि जो यूके मार्केट है इसकी जॉब सबसे ज़्यादा मिलती हैं, क्लाइंट सबसे ज़्यादा यूके मार्केट के मिलते हैं। हमें यूके मार्केट रिलेटिवली ईजी है, रैंकिंग के लिहाज से, प्रोडक्ट हंटिंग के लिहाज से और बाकी सब चीज़ों के लिहाज से। लेकिन अब इसमें भी थोड़े बहुत लवाज़मात हैं जो हमने पूरे करने होते हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी है ब्रांड रजिस्ट्री। अगर हमारा जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड हो तब यूके मार्केट किसी भी सेलर के लिए जन्नत से कम नहीं होगी बेसिकली, ठीक है जी, क्योंकि उसमें उसकी अर्निंग बहुत अच्छी होगी, उसकी रैंकिंग बहुत इफेक्टिवली और बहुत इजीली हो जाएगी, फास्टेस्ट वे में उसकी रैंकिंग हो जाएगी, उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पुट इन नहीं करनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा एफर्ट पुट इन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और वीए के लिए भी बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। हाँ, लेकिन अगर हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड ना हो यूके मार्केट के अंदर, अगर हम अनरजिस्टर्ड ब्रांड के साथ जाएँ, तो यूके मार्केट के अंदर और बाकी की जो ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स हैं, जो गल्फ मार्केट्स हैं, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को हमने ज़हन में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ है, ये सिनेरियो ये है कि जो यूके मार्केट है, उसमें रिलेटिवली क्राइटेरिया थोड़ा-सा लूज़ है। लूज़ होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया हम लोग अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए, उसमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे दी जाती है। जहाँ हम लोग यूएसए में देखते थे कि हमें एवरेज रिव्यूज़ हमारे 300 या 400 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ यूके में रिलेटिवली हम उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा क्राइटेरिया रखते हैं। क्या हम लोग ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं शो कराते हैं। सेल्स अगर थोड़ी बहुत हाई हो जाए तो वो भी चीज़ ठीक है। रिव्यूज़ अगर थोड़े बहुत ज़्यादा हो जाए तो तब भी चल जाता है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ना हम लोग यूके में उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ना ही बाकी मार्केट्स में उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और वो चीज़ें बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ें हैं जिसमें हमारी अमेज़न डोमिनेंसी, जिसके अंदर हमारी ब्रांड डोमिनेंसी, ये 2 से 3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? गेटेडनेस, इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट ना हो, पेटेंट का कोई इश्यू ना हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर फिर आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को हमने ज़हन में रखना होता है। हाँ, इनके अलावा जो चीज़ें हैं, सेल्स हैं, रिव्यूज़ हैं, उनमें कोई इश्यू नहीं होता है। यूके मार्केट में सेल्स भी हाई हमें मिल जाती हैं, हम हाई सेल्स वाली प्रोडक्ट के ऊपर भी लॉन्च कर लेते हैं और मीडियम मीडियम तो हम बहुत ही ऑर्डिनरी कंडीशन में या बहुत कम कंडीशंस में जाते हैं। थोड़ा बहुत कंपटीशन अगर हाई हो जाए तब भी चल जाता है। सेल्स अगर हाई हो जाए, हमारी 1000 से ज़्यादा सेल्स हो जाए, तो तब भी हमारे कहीं काफ़ी हद तक हम उस चीज़ के ऊपर इत्तेफ़ाक कर लेते हैं या उसको प्रूफ दे देते होते हैं। ठीक है जी। अब हालाँकि यूएसए मार्केट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। यूएसए मार्केट के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वहाँ हम लोग कभी भी 400 से ज़्यादा रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाते। सेल्स हम लोग कोशिश करते हैं कि है 1000 से कम हमारी प्रोडक्ट की सेल हो। जो यूनिट्स हमारे कॉम्पिटिटर सेल कर रहे हो वो 1000 से कम हो, 300 से कम हो, 500 से कम हो। अब इसकी भी एक रीज़न थी क्यों मैंने उस मार्केट में ज़ोर दिया। और जिन लोगों ने उस ज़ोर के ऊपर जो मैंने दिया आप लोगों के ऊपर, उसके ऊपर अप्लाई करते हुए अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च उस लिहाज से कर ली है, वो लोग इंशाल्लाह आगे चल के उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको प्रोडक्ट हंटिंग से ही इतनी ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी कि वो बाकी चीज़ों में जाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। लेकिन लेकिन अब इस चीज़ से ऑफेंड हो रहे हैं या कुछ हो रहा है तो लेकिन ये हकीकत है, ठीक है? जिन लोगों ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया है फ्यूचर में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी और शायद वही लोग फिर हों जो कहें कि हमें वीए करने से कोई नहीं हुआ। क्यों बेसिकली होता ये है कि क्लाइंट ने हमें एक टास्क देना होता है और उसमें हम ये नहीं कर सकते कि 30% कंप्लीट हो रहा है, 40% क्राइटेरिया पे है, नहीं, 100% क्राइटेरिया पे होगा तभी क्लाइंट हमें उसके पैसे देगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी अपने स्टूडेंट की जिसका मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ सक्सेस स्टोरी भी शेयर की थी ग्रुप में। बेसिकली हुआ ये था कि उसने जो अपनी प्रोडक्ट सेल की थी वो अंग्रेज को सेल की थी, ठीक है? अब अंग्रेज पैसे बहुत ज़्यादा पे करते हैं। और उस बंदे ने उस प्रोडक्ट को हंट करने के लिए तकरीबन 1 से डेढ़ महीने लगाए थे।
आप लोगों को पता है इस चीज का? उसको प्रॉब्लम ये आई थी कि वो क्लास में एक तो टाइम नहीं देता था, हमारी जो डेली बेसिस पे जो होता है, हमारी जो आप लोगों को टास्क दिया जाता है वो टास्क परफॉर्म करता था, तो उसको आखिर में चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन 1.5 महीने की एफर्ट करने के बाद उसने जो अपनी एक प्रोडक्ट सेल की थी वो $300 की सेल की थी, जो कि 100% क्राइटेरिया पे थी। तो अगर वो इस चीज के ऊपर ड्यूरिंग क्लास या ड्यूरिंग सेशन ही थोड़ा बहुत टाइम पुट कर लेता, वो जो टास्क मैं आप लोगों को देता हूँ उसके अंदर वो एफर्ट पुट कर लेता, तो उसको इतना टाइम पुट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है? सर तो आप लोग सर इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक तो तैयब साहब, एक तो मेहरबानी, एक तो ना जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ ना, थोड़ा सा वेट कर लिया करें। ठीक है? जब मैं कहूँ कि अब आप अपना क्वेश्चन पूछ लें तो तब कर लिया करें। इससे भी होता है कि टेम्परामेंट बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, और जो यहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, वो भी सारे ना उनका भी जो ध्यान होता है ना वो थोड़ा सा वो हो जाता है, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें। ठीक है जी। तो अगर अगर वो स्टूडेंट उस टाइम पे ही ड्यूरिंग सेशन ही थोड़ा बहुत अपने जो मैं टास्क होता है उसके ऊपर एफर्ट कर लेता ना, तो उसको आगे चल के वो चीज ना होती। तो आप लोगों को मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी ड्यूरिंग सेशन इसी तरह के सक्सेस स्टोरीज आप लोग भी ला के दें, कि एक प्रोडक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट $300 की बेची थी। ठीक है जी। तो अगर आप लोग भी इसी तरीके के साथ जो टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करके अपनी जो एक्यूरेसी है उसको 100% कर लेना, तो 300 भी मैं कहूंगा कि बहुत थोड़े हैं एक प्रोडक्ट की, सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। आगे के जो टास्क हैं, लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट रैंकिंग, वो तो आगे की चीजें हैं। अभी मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड। ठीक है? तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लें और इस चीज के ऊपर एफर्ट भी वोट करें। तो यूएसए से रिलेटेड हम बात कर रहे थे कि यूएसए में तो हम इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं कि सेल्स ज्यादा है या कॉम्पिटिटर्स थोड़े से हाई है हमारे। जो लोग जंगल स्काउट का यूज कर रहे हैं वो कोशिश करें कि जंगल स्काउट स्कोर अपना 7 रखने की कोशिश करें। जंगल स्काउट स्कोर 7 रखने की कोशिश करें। ठीक है? जितना कम होता जाएगा जंगल स्काउट स्कोर उनका, मतलब अगर उनका जंगल स्काउट स्कोर 5 है या 4 है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट है उनकी। डिमांड तो मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को कि यूएसए में आपको हर दूसरी प्रोडक्ट मिलती ही वो है जिसकी हाई डिमांड होती है। ठीक है? हमारा मकसद ये होता है कि सिर्फ हाई डिमांड वाले क्राइटेरिया को फुलफिल ना करें, हमारा मकसद ये है कि हम कंपटीशन वाले क्राइटेरिया को भी फुलफिल करें। आपकी एक प्रोडक्ट है, उसकी अगर मीडियम भी डिमांड है ना, वो प्रोडक्ट अगर मीडियम डिमांड वाली भी है, लेकिन अगर उसके ऊपर कंपटीशन मीडियम है, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ जिसके ऊपर हाई कंपटीशन और हाई डिमांड है। ठीक है? तो इस चीज को आप लोग ने जहन में रखना है। तो यूएसए में तो हम इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी किसी तरह का नहीं कर सकते हैं कि चले ये अगर चीज हो तो ये चीज चल जाएगी, नहीं। हाँ, यूके मार्केट ऐसी मार्केट है जो हम लोगों को थोड़ी सी फिजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो थोड़ा सी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है कि आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर थोड़ी बहुत चीजें को आगे पीछे कर सकते हैं। मसलन एक एग्जांपल ले लेते हैं। यूएसए के अंदर हमने एवरेज रिव्यूज का लिमिट रखी थी 250 से लेकर 350 400 तक। यूके में ये है कि हमारी जो लिमिट होगी वो 500 से लेकर 1000 तक की होगी। 500 से लेकर 1000 तक की। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्यों मैं ये चीज कह रहा हूँ आप लोगों को? इसकी वजह ये है 500 मिनिमम क्यों? क्योंकि यूके में हम सबको पता है कि रैंकिंग रिलेटिवली इजी है। अब क्योंकि रैंकिंग रिलेटिवली इजी है, इसकी भी एक वजह है। मतलब हम लोग रैंकिंग रैंकिंग की बात करते रहते हैं, असल में पीछे क्या चीज है वो चीज अभी मैंने भी नहीं बताई है, मुझे डिस्कस कर लेनी चाहिए, तो उसको देखते हैं। तो 500 से लेकर 1000 तक क्यों? क्योंकि बेसिकली 1000 से आगे कुछ ज्यादा ही हाई कंपटीशन हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन हो जाता है। ऐसे ऐसी लिस्टिंग्स आना शुरू हो जाती हैं जो 10-10 20-20 हजार रिव्यूज वाली होती हैं, तो फिर उस चीज को थोड़ा सा निगलेक्ट करना है। ठीक है? हाँ, लेकिन 1000 तक आप जा सकते हैं। इसका इसका इस जो लिमिट रखी है इसका मकसद ये है कि हमें एक ऐसी प्रोडक्ट मिले जो हाई डिमांड वाली हो। यूके में मोस्टली हम लोग हाई डिमांड वाली प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे होते हैं। ठीक है? और अगर हमें यूके में भी कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो ना सिर्फ हाई डिमांड बल्कि लोग कंपटीशन वाली भी हो, तब वो तो आप कह लें कि सोने पे सुहागा वाला काम है। ठीक है? फिर ऐसी प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है $300-400 की। ठीक है? तो इस चीज को उन्होंने जहन में रखना है। अब यूएसए में इस तरह का सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं था।
यूएसए में हम लोग देखते थे कि प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए 15 से 35 की रेंज के अंदर, ठीक है। यूके में रिलेटिवली हम प्राइस के अंदर थोड़ा सा ना कम ही रहते हैं, प्राइस में हम ज्यादा हाई प्राइस वाली प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाते। इसकी वजह क्या है? यूके में हम, क्योंकि हमने यूके के अंदर वैट पे करना होता है। वैट होता है वैल्यू एडिड टैक्स। तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट की प्राइस होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसका, और सॉरी उतना ज्यादा वैट होगा उसका, उतना ही ज्यादा उसका वैट होगा, उतना ही ज्यादा उसके एफबीए फीसिस होंगी, उतनी ज्यादा उसकी शिपिंग फीसिस होंगी, ठीक है। उतनी बड़ी प्रोडक्ट होगी। और यूके के अंदर ये हिसाब है कि यूके में वेट को कम तरजीह दी जाती है और साइज को ज्यादा तरजीह दी जाती है। अगर आपकी प्रोडक्ट है उसका ज्यादा साइज है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा आपको टैक्स पड़ेगा, ना कि अगर उसका थोड़ा सा वेट थोड़ा ज्यादा है। यूके में ना वेट साइज को ज्यादा ना मैटर है, ठीक है। तो जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा आपको शिपिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ना हम लोग थोड़ी लिमिट अपनी कम कर लेते हैं यूके के अंदर। हम कहते हैं कि 10 to 20 25 पाउंड मैक्सिमम, 10 to 25 पाउंड की प्रोडक्ट होनी चाहिए मैक्सिमम। इस कंडीशन के अंदर हम अपने प्रॉफिट मार्जिन, अपना वैट, अपने अदर टैक्सेस इंक्लूड करके अपना प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम रखते हैं 20 से 25% के बीच तक का, ठीक है। यूके के अंदर ये हमारा सिनेरियो है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि यूके के अंदर, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स के अंदर जो टैक्स की जो सिनेरियो है, जो टैक्स ऐड करने का जो क्राइटेरिया है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है यूएसए से। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस के भी ऊपर भी हमें थोड़ी बहुत चेंजेस लानी पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें साइज से रिलेटेड टैक्स पड़ता है, यूएस में हमें वेट से रिलेटेड टैक्स पड़ता है। तो इस वजह से हम इसको कम ही रखेंगे। और ये भी बात ठीक है कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट की प्राइस होगी उतना ही उसका साइज भी इंक्रीज होता रहता है। तो इस चीज को हमें जहन में रखना है। अच्छा जी, अब एक सिनेरियो एक सामने ये आता है कि यूएसए में हम लोग जैसे ही हमारे सामने कोई ऐसी प्रोडक्ट आती थी जो गेटेड हो, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, जो गेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, हम तो उसके ऊपर आंखें बंद करके उसको इनकार कर देते थे, आंखें बंद करके इनकार कर देते थे। लेकिन यूएसए में क्या है? यूएसए में अगर अगर बाय चांस बहुत ज्यादा हमें अगर मजबूरी हो, क्लाइंट कह रहा है कि मैंने लॉन्च ही ये प्रोडक्ट करनी है, क्लाइंट की डिमांड है ये प्रोडक्ट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, तो तब हम बहुत रेयर केसेस में ये चांस ले सकते हैं कि हम एक गेटेड प्रोडक्ट को लॉन्च करें। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यूके के अंदर गेटेड प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना, हजार्डस प्रोडक्ट्स का अप्रूवल लेना, ब्रांड को रजिस्टर करवाना, ये सारे जो प्रोसीजर है ना, वो रिलेटिवली टू यूएसए मार्केट बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। हालांकि मैं तो अभी भी आप लोगों को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग किसी ऐसी प्रोडक्ट में जाएं जो गेटेड हो, या जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो, या जिसको सेल करने के लिए हमें अप्रूवल की जरूरत हो, ऐसी प्रोडक्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना। हाँ, लेकिन अगर क्लाइंट की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, वो खुद इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसकी डिमांड है कि आप उसके कहने पे ये प्रोडक्ट लॉन्च करें, तब हम उस रेयर कंडीशन में उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की तरफ जा सकते हैं। और लॉन्चिंग का तरीका ये है कि हम उस प्रोडक्ट का पहले यूके में रिलेटिवली अप्रूवल लेना इजी होता है। अच्छा जी, सॉरी। तो क्योंकि यूके में रिलेटिवली जो अप्रूवल होता है वो इजीली मिल जाता होता है, तो इस वजह से हम वहां पे इस कंडीशन को अप्लाई कर लेते होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जो अप्रूवल मिलता है ना, वो हमें किसी वेबसाइट से मिलता है, ठीक है। वो वेबसाइट की वर्किंग कैसी है उसको हम लोग एक अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उसकी वर्किंग जो होगी ना वेबसाइट्स की, वो हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे वेबसाइट्स का यूज करते हुए हम एक गेटेड प्रोडक्ट को नॉन गेटेड करते हैं, और उस प्रोडक्ट को नॉन गेट करवा के कैसे हम Amazon के साथ उसको अटैच करते हैं। इसको हम इंशाल्लाह ताला एक अलग टॉपिक होगा इसका, हम उसको डिफरेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये थोड़ी सी चीजें हमने यूके मार्केट को स्टार्ट करने से पहले जहन में रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, एक तो मैंने चीज बता दी आपको रिव्यूज से रिलेटेड, कि रिव्यूज हमारे 500 से लेकर 1000 तक होंगे तो ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम की लिमिट ये है कि 300 से कम ना जाए। पहले होता, एक तो चीज मैं बता रहा था आप लोगों को वो रिव्यूज से रिलेटेड, के रिव्यूज में हमने एक लिमिट सेलेक्ट की हुई है और उसी लिमिट को हमने जहन में लेके चलना है।
और यूएसए में बता रहा था कि यूएसए में हमने जो मिनिमम की लिमिट रखी हुई थी ना वो ये थी कि हाँ मिनिमम हो जाए 150 तक आ जाए 200 तक आ जाए लेकिन इससे कम नहीं, क्योंकि ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा कम अगर रिव्यूज हैं तो ये चीज ये शो कराती है कि वहां पे जो सेलर्स बैठे हैं उनकी अपनी कोई सेल नहीं हो रही, इसका मतलब है। तो अगर उनकी अपनी कोई सेल नहीं हो रही, वो कुछ किसी लेवल पे नहीं बैठे हुए, इसका मतलब अगर हम भी लॉन्च करेंगे तो हमें भी कोई ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपनी एक लिमिट मिनिमम की जरूर सेलेक्ट करें ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि अगर हम इस लिमिट से कम जाएंगे तो अब क्या रिजल्ट हमें आएगा। तो वो उस चीज को जहन में रखें। उसी चीज को अगर हम यूके में देखें तो यूके में भी यही हिसाब है कि यूके में हमने 300 एवरेज रिव्यूज से कम नहीं जाना, लिख लें ये चीज। यूके मार्केट के अंदर हमने जो अपनी प्रोडक्ट के एवरेज रिव्यूज देखने हैं उसमें हमने 300 एवरेज रिव्यू से कम नहीं जाना। उसकी वजह ये है कि आप सबको पता है, हमें भी पता है, गोरों को भी पता है, इंडियंस को भी पता है, सबको पता है कि यूके के अंदर सेल्स बहुत ज्यादा है, सेल्स बहुत ज्यादा है और रैंकिंग रिलेटिवली बहुत ज्यादा इजी है। रिव्यूज भी बहुत इजीली आ जाते हैं, सेल्स भी बहुत इजीली आ जाती है और बीएसआर भी बहुत इजीली इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो अगर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो यूके के अंदर उसका अपना जो एवरेज रिव्यूज है वो 300 नहीं है, मतलब उसके ऊपर जो सेलर्स हैं उनके इतने भी रिव्यूज नहीं है कि वो एवरेज उस नीच को 300 रिव्यूज तक पहुंचा सके, इसका मतलब है उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, या तो या उस प्रोडक्ट का बीएसआर बहुत लो है। तो इस चीज को हमने रिस्क में नहीं लेना, ना अपने क्लाइंट को ऐसे रिस्क में डालना है। हमने हमेशा अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ट्रेंड में रखना है। हमने एक ऐसी नीश के अंदर लॉन्च करनी है, ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है जो ट्रेंडिंग हो, जो डिमांड में हो, जो रिलेटिवली इजी हो, जिसके ऊपर हमें बैड रिव्यूज ना आए। इन सब चीजों को हमने जहन में रखना है। ठीक है जी, तो यूके में हमारी मिनिमम लिमिट क्या होगी? 300। मैक्सिमम आप 1000 तक जा सकते हैं, मिनिमम आप 300 तक रहे। तो अगर आप मेरी बात माने तो मैं तो आपको कहूंगा कि 500 से लेकर 300 तक। ठीक है जी, क्योंकि एक जगह जहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे हमारे पास हमारे क्लाइंट के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छी सेल अर्न कर सके, तो उस अपॉर्चुनिटी को वेल करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज। प्राइस वाली बात भी होगी। बीएसआर, अब बीएसआर का ज्यादा इशू नहीं होता। मोस्टली जो आपको बीएसआर प्रोडक्ट्स नजर आएंगे ना यूके के अंदर, जो अच्छी डिमांड वाली प्रोडक्ट होंगी उनका बीएसआर रिलेटिवली बहुत ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यूके मार्केट के अंदर बीएसआर और सेल्स वेलोसिटी वगैरह, रिव्यू वेलोसिटी वगैरह बहुत इजीली बिल्डअप हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को जो यूएसए में जो इशू आ रहा था कि चलो प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, रिव्यूज भी ठीक है, लेकिन उसका बीएसआर बहुत ज्यादा है या बीएसआर बहुत ज्यादा ही कम है, ये इशू नहीं आएंगे आपको यूके के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे ना कि अगर आप कंपैरिजन, अब तो आपकी वो सोच होनी चाहिए कि आप कंपैरिजन कर रहे हो कि अगर यही प्रोडक्ट मुझे यूएसए में नजर आती तो उसका जो बीएसआर था वो रिलेटिवली मुझे ये नजर आना चाहिए था, लेकिन यूके में मुझे मेरी डिमांड के मुताबिक इसका बीएसआर नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बीएसआर से रिलेटेड भी कोई इशू नहीं होगा। और हाँ, यहाँ पे जो वही लिमिट जो यूएसए में आपने अप्लाई की थी, मिनिमम आपका 10,000, मैक्सिमम आप 50,000 तक जा सकते हैं। ठीक है जी, वही बीएसआर की रेंज। इंडिविजुअल भी आप लोगों को पता है, इंडिविजुअल बीएसआर 5,000 से कम होना चाहिए, एवरेज बीएसआर 50,000 से कम होना चाहिए। अब इंडिविजुअल बीएसआर की बात भी करें ना, हम लोग सोचते हैं कि इंडिविजुअल बीएसआर भी हमारा बहुत थोड़ा हो तो अच्छी बात है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा हो, लेकिन इतना भी थोड़ा ना हो कि वो जो कॉम्पिटिटर है वो हमारे लिए टारगेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। अब एक कॉम्पिटिटर है हमारा, उसका इंडिविजुअल बीएसआर 1000 है या 700 है उसकी मेन नीश के अंदर, तो उसको क्या compete करना इजी होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल बीएसआर की भी एक लिमिट रखें, 1000 से लेकर 3000 तक या 5000 तक, इस रेंज में हो हमारा। सेल्स क्या, मैं कोई ज्यादा सेल्स के ऊपर कोई ज्यादा आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं डालूंगा, या सेल्स के ऊपर ज्यादा हम लोग कोई बहस नहीं करेंगे। स्पेशली यूके मार्केट के अंदर या सिर्फ यूके मार्केट के अंदर सेल्स के ऊपर हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक बंदा है उसकी 1000 यूनिट की सेल है या उसकी तकरीबन 800 या 900 यूनिट की भी सेल है ना, तो रिलेटिवली वो कम्पीट हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्स के ऊपर हम ज्यादा इसके ऊपर बहस नहीं करेंगे। हाँ, बाकी के जो फैक्टर्स हैं, रिव्यूज वाला फैक्टर थोड़ा सा जहन में रखने की कोशिश करनी है आपने कि रिव्यूज हमारे बहुत ज्यादा ना हो। इंडिविजुअल रिव्यूज की बात करूं, एवरेज रिव्यूज की नहीं। इंडिविजुअल रिव्यूज हमारे यही इसी जो वेलोसिटी हमारी है कि
200 से लेकर 350 या 400 तक की रेंज में हो, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हो लीस्ट। अब वैसे तो हमने जो यूएसए मार्केट है उसमें देखा था ना कि हमारे 60% ऐसे कॉम्पिटिटर हो जिनके जो इंडिविजुअल रिव्यूज हैं वो 200 से लेकर 300 तक की रेंज में हो। यूके में क्या है, यूके में हम उसका ऑपोजिट करेंगे। यूके में ये है कि चले 60% ऐसे हो जाए जिनके रिव्यूज 1000, 2000, 5000 की रेंज में है, लेकिन कम से कम टॉप 10 में, कम से कम टॉप 10 में 2 से 3 ऐसे कॉम्पिटिटर्स लाजमी हो, 2 से 3 कॉम्पिटिटर्स ऐसे लाजमी हो जिनके इंडिविजुअल रिव्यूज लेस देन 300 हो। लिख लें ये चीज, टॉप 10 में कम से कम 3 ऐसे कॉम्पिटिटर ऐसे हो जिनके इंडिविजुअल रिव्यूज, जिनके जो रिव्यूज है, नंबर ऑफ रिव्यूज है, वो लेस देन 300 हो। ठीक है, इस चीज को हमने जरूर ध्यान में रखना है। और हाँ, जहां तक बात रही सीपीआर गिव अवेज की, वो हम देखते ही नहीं है यूके में, हम लोग सीपीआर गिव अवेज को नहीं देखते। हाँ, सीपीआर गिव अवेज को ना देखने का मतलब ये नहीं है कि आप ये ना देखें कि आपके कॉम्पिटिटर की पर डे वेलोसिटी क्या है, आपके कॉम्पिटिटर को पर डे सेल क्या आ रही है, वो आपको जरूर देखना पड़ना है। अगर आपका कॉम्पिटिटर है वो पर डे में 10 यूनिट सेल कर रहा है, तो आप अगर 10 यूनिट सेल करेंगे तो ही आप अपनी प्रोडक्ट को टॉप पे लाके रैंक करेंगे। अगर आप पर डे में 10 यूनिट सेल नहीं करते तो आप उसके ऊपर रैंक नहीं होंगे। एल्गोरिथम थोड़ा बहुत सेम है। हाँ, अब ये नहीं कि मतलब जो गिव अवेज करने हैं, जो सीपीआर है, वो हम गिव अवे करके करेंगे, नहीं। वो सीपीआर, वो वेलोसिटी हम पूरी करेंगे अपनी कैंपेन की मदद से। हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर 10 यूनिट की सेल लेके आएंगे पर डे में, किसकी मदद के साथ? कैंपेन्स की मदद के साथ, पीपीसी की मदद के साथ, कुपन्स की मदद के साथ। ठीक है जी, इन चीजों की मदद के साथ लेके आएंगे, ना के सीपीआर गिवअवेज के साथ। ठीक है, सीपीआर गिवअवेज को आप रखें यूएसए मार्केट के लिए, ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए, सऊदिया यूएई मार्केट के लिए, ठीक है, सिडनी, इटली वगैरह इधर की मार्केट के लिए रखिए। लेकिन ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये जो यूरोपियन मार्केट्स हैं, इनमें हम लोग सीपीआर गिव अवेज नहीं करते हैं। ठीक है जी। और ये जो रिक्वायरमेंट होती है पर डे वाली, ये हम किसकी मदद से कंप्लीट करते हैं? ये हम अपनी कैंपेन्स की मदद से कंप्लीट करते हैं। सर इधर amazon डोमिनेंसी पर भी डिस्काउंट मिलेगा? नहीं 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 नहीं, amazon डोमिनेंसी के ऊपर तो बिल्कुल, चाहे जो भी मार्केट हो, हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। amazon डोमिनेंसी के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है हमारा। amazon डोमिनेंसी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, amazon डोमिनेंसी कोशिश करें कि एक दफा भी ना आए। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बहुत ही मजबूर हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट नजर आ गई है जिसका क्राइटेरिया बहुत अच्छा लगा है, तो उसमें ये होगा कि मैक्सिमम सिर्फ एक दफा बैठा हो, मैक्सिमम सिर्फ एक दफा बैठा हो, एक दफा से ज्यादा ना बैठा हो। ये है हमारी फिर रिलैक्सेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्राइस की बात करें तो प्राइस रेंज की हमने बात की कि हमारी 10 पाउंड से लेकर 25 पाउंड तक। सर इंडिविजुअल रिव्यूज का बता दी, इंडिविजुअल रिव्यूज हमारे टॉप 10 में लीस्ट 3 कॉम्पिटिटर्स ऐसे हों जिनके इंडिविजुअल रिव्यूज लेस देन 300 हो। ठीक है, बाकी जो 70% या 60% कॉम्पिटिटर्स हैं टॉप 10 में, उनके चाहे वो 1000 हो या 2000 हो, इस रेंज में हो। ठीक है, ये क्राइटेरिया मैं अभी ना आपको सिर्फ जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ क्राइटेरिया का, इसकी डीप स्टडी हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। ठीक है जी। और मैं रीजन बता रहा हूँ कि क्यों हम लोग ये क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे, या इस क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए हम अपना आगे का क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे और उस क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वो जो बात बता रहा हूँ मैं आपको। इंडिविजुअल सेल्स की न्यूमेरिकल फिगर प्लीज। इंडिविजुअल सेल्स, वो न्यूमेरिकल फिगर नहीं है उसकी। इंडिविजुअल सेल्स की कोई न्यूमेरिकल फिगर नहीं है आप मेरे पास, या मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि यूके के अंदर सेल्स बहुत हाई होती हैं, और जितनी हाई सेल्स उतना अच्छा फायदा होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सेल्स की अगर आप एग्जैक्ट अगर पूछना भी चाहे, तो मैं ये चीज कहूंगा कि इंडिविजुअल सेल्स हमारी कम अज कम होनी चाहिए 600 to 700 यूनिट्स की, और मैक्सिमम हो हमारी वो 2500 3000 यूनिट तक। ये एक
आप कह लेंगे एक रफ सी न्यूमेरिकल फिगर होनी चाहिए हमारी। जी मोहम्मद अबूबकर पूछें आप। जी सर, मुझे ये पूछना है कि जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो एक कीवर्ड हम सेलेक्ट करते हैं। तो मोस्टली ऐसे होता है कि जब पीछे मैंने ना थोड़ा सा प्रोडक्ट हंटिंग पे काम स्टार्ट किया था, तो वो दोस्त जिनके साथ था वो इसी से रिलेटेड थे। तो जो भी मैं कीवर्ड उनको सेंड करता था, वो आगे सनी ली या पोर्टल पे सेंड करते थे, वो कहते थे कि ये ऑलरेडी यहाँ तो इस पे काम हो रहा है या फिर ये सही नहीं है। तो वो क्या सीन होता है कि हमें इधर कोई क्लाइंट ढूँढना चाहिए या फिर बाहर का कोई क्लाइंट ढूँढना चाहिए? नहीं अगर तो आप अप्रूवल के लिए देते हैं ना पोर्टल के लिए, तो शायद कोई ऐसा और कोई वीए हो जिसने वो कीवर्ड ऑलरेडी अप्रूवल के लिए दिया हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई इंडिविजुअल क्लाइंट ढूंढ लें जिसके लिए आपको अप्रूवल ना देना पड़े और वो कीवर्ड आपको ठीक लगता है और आपको पता है कि इस कीवर्ड के ऊपर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, क्लाइंट ने जो क्राइटेरिया दिया है वो फुलफिल हो रहा है, तो आप किसी इंडिविजुअल के साथ काम कर लें। आप ना पोर्टल के थ्रू काम करें, क्योंकि अगर आप पोर्टल के थ्रू काम करेंगे ना तो उसमें तो आपको टाइम लगेगा। सर वैसे अगर एक प्रोडक्ट हम हंट कर लेते हैं तो वो कितनों को दे सकते हैं हम? कितने क्लाइंट्स को दे सकते हैं? जो लीगल है ना, जो एक्सट्रीम कॉमर्स वाले भी कहते हैं, नेबलर्स वाले भी कहते हैं, वो यही है कि आप एक प्रोडक्ट मैक्सिमम दो लोगों को दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, जो लीगल है। अगर आप दो से ज्यादा को देते हैं तो वो चीज इलीगल है, क्योंकि अब अगर आप फिर उसके बाद आपको क्लाइंट कहता है कि इस बंदे ने एक से ज्यादा लोगों को दिया या दो से ज्यादा लोगों को दी है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपने जेहन में यही रखें कि हमने कभी भी एक प्रोडक्ट दो से ज्यादा लोगों को नहीं देनी। जी किसी और का की क्वेश्चन? सर प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया हमें क्लाइंट देता है या हम खुद से डिसाइड करते हैं? नहीं, ये प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया होता है ना, ये मोस्टली हमें क्लाइंट ही देता है। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो कहते हैं कि आप हमें अपने क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट हंट करके दें, तो आपका फिर इतना एक्सपीरियंस हो जाता है आपकी वर्किंग के लिहाज से कि आपको पता होता है कि मैंने किस क्राइटेरिया के साथ जाना है, फिर आप उसको अपने क्राइटेरिया के ऊपर भी प्रोडक्ट हंट करके दे सकते हैं। हाँ अलग, लेकिन मोस्टली केसेस में यही होता है कि क्लाइंट आपको आगे कहता है कि ये नीश है मेरी, ये क्राइटेरिया है, इतनी सेल होनी चाहिए, तो मोस्टली केसेस में वही आपको क्राइटेरिया दे देता है। जी सर सर्च वॉल्यूम शुक्रिया। और सर्च वॉल्यूम और रेवेन्यू बता दीजिएगा कितना कितना होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम बेसिक रेवेन्यू, रेवेन्यू तो हाई हो, रेवेन्यू यहाँ पे मिनिमम रेवेन्यू 15,000, मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 30-35,000, ठीक है। और सर्च वॉल्यूम की अगर बात आए तो सर्च वॉल्यूम हम यही कहते हैं कि सर्च वॉल्यूम मोर देन 30,000 हो हमारे कीवर्ड का, 30,000 से ज्यादा का सर्च वॉल्यूम हो हमारे कीवर्ड का। हाँ अब पहले ही होता था कि हम 20,000 वाले के साथ भी चले जाते थे, लेकिन क्योंकि अब थोड़ा सा जरा चीजें थोड़ी रिलैक्स हुई हुई है, तो हम थोड़ा ना अबव जाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग यही ज़हन में रखेंगे, हम जो कीवर्ड हंट करेंगे उसमें मोस्टली जो सर्च वॉल्यूम होगा वो 30,000 के करीब करीब होगा। सर यूके का भी आप बता रहे हैं साथ साथ? ये मैं यूके का ही बता रहा हूँ। 30,000 यूके का सर्च वॉल्यूम आपने बताया। जी सर बिल्कुल। वहाँ पे तो वो जो चार्ट सर एक दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किया था और अभी ग्रुप में भी शेयर हुआ है, उसमें तो लिखा था कि फर्स्ट 3 जो मेन कीवर्ड्स हैं उनका टोटल सम जो है वो आपके पास 10K होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है। आप लोग ये ना, जिस आपने जो क्राइटेरिया शेयर किया है ना, ये अनेबलर्स का है या एक्सट्रीम कॉमर्स का है? सर एक्सट्रीम कॉमर्स का। हाँ, इसमें जो आप सर्च वॉल्यूम वाला आपको दिया जा रहा है ना, उसको आप इग्नोर मारें, क्योंकि इवन सनी अली साहब भी इतने थोड़े सर्च वॉल्यूम के साथ नहीं जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है? सही। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कहा जाता है रिकमेंडेशंस, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं वर्किंग क्राइटेरिया। हम लोग यहाँ पे जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्किंग क्राइटेरिया, ठीक है। और जो एक्सट्रीम कॉमर्स का जो चार्ट आप लोगों को दिया हुआ है ना, उसमें 70% चीजें ऐसी हैं जो रिकमेंडेशन हैं, ठीक है। वो ठीक है। रिकमेंडेशन क्राइटेरिया हमारा, ठीक है, ना कि वर्किंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। अब अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लें, जब मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स से वीबीसी या अनेबलर से ईवीएस किया था,
तो तब भी जब वो हमें जो इंस्ट्रक्टर्स थे उनके या जो टीचर्स थे हमारे, वो भी उस क्राइटेरिया के ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे थे, ठीक है। उनकी अगर आप प्रोडक्ट उठा के देख लें, उनकी प्रोडक्ट के जो कीवर्ड है, किसी का सर्च वॉल्यूम 50,000, किसी का 70,000, इससे करीब होता है, ठीक है। तो आप उस चीज को जहन से निकाल लें। मैक्सिमम हमारा ये 70,000 के करीब का कोर्स से ज्यादा ना जाए, क्योंकि फिर अगर उससे ज्यादा जाएंगे ना तो थोड़ा सा चीजें हमारी डिफिकल्ट हो जाएंगी। हाँ, अब यहाँ पे एक सिनेरियो ये है कि आपने स्टार्टिंग कीवर्ड, एक होते हैं स्टार्टिंग कीवर्ड्स जो लिस्टिंग को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए यूज होते हैं, थोड़ा सा रैंक करने के लिए यूज होते हैं। स्टार्टिंग कीवर्ड हमारे यही होने चाहिए 30 to 40,000 की रेंज में, ठीक है। उससे ये होगा कि उनसे हमारी जो लिस्टिंग होगी उनको एक बूस्ट मिल जाएगा, वो एक रैंक में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे जाते हैं। उसके बाद हम 60,000 वाले, 70,000 वाले कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं और उनके ऊपर अपनी लिस्टिंग को रैंक करते हैं, ठीक है। ये है हमारी स्ट्रेटेजी। ये मैंने जो सर अपनी ये अपनी वाले जो जो अपनी जो मैं लॉन्चेस कर रहा हूँ वो भी इसी स्ट्रेटेजी को लेके कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये होलसेल और पीएल दोनों के लिए यही क्राइटेरिया जो आप अभी बता रहे हैं, या वो उसके लिए नहीं, डिफरेंट होगा? होलसेल का क्राइटेरिया कुछ और होता है, पीएल कुछ और चीज है, तो उनका क्राइटेरिया भी डिफरेंट होगा। जी सर, सही है। सर ये जो आप कीवर्ड्स का बता रहे हैं कि जो इनिशियल कीवर्ड्स होते हैं हमने मतलब वो 30 to 40 के हम लोग रखते हैं, तो सर ये जो इनिशियल वाले हैं ये कौन से होते हैं? मतलब हम इनको कहाँ पुट करते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, किस जगह पे इसको करते हैं आप? ये हम इनको पुट टाइटल में ही करते हैं, लेकिन जब उन कीवर्ड्स के ऊपर हमारी प्रोडक्ट रैंक हो जाती है ना, फिर उनके उनको हम वो क्या करते हैं कि उनको हम मूव कर देते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर या अपने टाइटल के अंदर। फिर उनकी जगह हम कोई नए मेन कीवर्ड ऐड कर देते हैं, या इनिशियल में ही हम ये होता है कि जब हम अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हम 2 से 3 कीवर्ड ऐड करते हैं। एक कीवर्ड हमारा वो होता है जिसके ऊपर हमने स्टार्टिंग में रैंक होना होता है, जो रीजनेबल सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड होता है। और उसके साथ जो 2 कीवर्ड्स होते हैं ना, वो मोस्टली उससे रिलेटिवली हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड होते हैं, ठीक है। तो वो फिर हमारे फ्यूचर के गोल्स होते हैं, वो भी फिर हम उसी टाइम उसमें ऐड कर देते होते हैं। सर मतलब अगर पहले हमने हमारा जो होना चाहिए वो 30K के अराउंड हो और दूसरा जो है वो उससे ज्यादा का हो? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है। अच्छा सर एक मैंने आपको ना इसकी पिक्चर भी भेजी है, सेलर सेंट्रल में जाके हम लोग कहाँ से ये वाले जो बैक एंड पे एक कीवर्ड्स बैक एंड पे भी हैं, वो कैसे, वो मतलब कितने डालने हैं? बैक एंड पे जो कीवर्ड होते हैं वो आप जितने मर्जी एंटर कर दें, वो फिर आपको ना एक लिमिट खुदा खुद ही शो करा देता है, वो रेड हो जाते हैं आपके। फिर वो जब आपको लिमिट नजर आना स्टार्ट हो जाए ना, तब बस बंद कर दीजिएगा। नहीं तो फिर जितने भी कीवर्ड्स आपको हीलियम टैब में नजर आ रहे हैं ना, उन सबको फ्रैंकलिन में लेके जाएं, उन सबको कॉपी करें, उधर पेस्ट कर दें, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक हो गया सर। सर जितने हीलियम 10 के अंदर मतलब हाई सर्च वॉल्यूम में है। जी बिल्कुल, हाई सर्च वॉल्यूम वाले और अमेजोन रिकमेंडेड वाले। अच्छा सर Amazon रिकमेंडेड, अब इसके अंदर क्या आ रहा था कि Amazon चॉइस आ रहा था उसके नीचे, लेकिन वो ब्लैक जो है ना वो ब्लर किया हुआ था। कुछ के ऊपर वो ब्लैक सही था, कुछ के ऊपर ब्लैक, और ज्यादातर पे ब्लैक ब्लर ही था। और जो कलर, जो जिनके ऊपर रियल कलर होते हैं, मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे मैंने टूल खोला हुआ है। अच्छा जी, मैग्नेट में जाते हैं। अच्छा जी, एक कीवर्ड हमने अप्लाई किया है इधर से, गार्लिक प्रेस का, ठीक है। अच्छा, ये जो कीवर्ड्स हैं बेसिकली जिनके नीचे Amazon चॉइस का टैग नहीं है, ये Amazon रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है जी। ये वाले जो कीवर्ड्स है ना Amazon चॉइस के टैग वाले, इनकी मैं बात कर रहा हूँ कि इनको आपने मस्ट मस्ट अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि ये वो कीवर्ड्स हैं जो हमारी लिस्टिंग का रैंक, लिस्टिंग की हमारी सेल्स इंक्रीज करते हैं, उसके साथ हमारा सेल थ्रू रेट इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मैं इनकी बात कर रहा था। अब ये इनके सर नीचे जो चाहे इनका टैग्स सर्च हैं, वॉल्यूम ये 1000 ही हो या 100 है किसी का। हाँ, सारे आपने चाहे सर्च वॉल्यूम इनका लो भी है ना, तब भी आपने इनको टैग करना होता है, ठीक है। सर लेकिन क्योंकि कुछ ये थे उनके ऊपर ये conversion, Amazon ये जिस तरह अब ब्लर हुआ है ना, इस तरह था ये Amazon चॉइस ब्लर था। नहीं ये ब्लर नहीं है, इसके ऊपर ब्लर नहीं है, शायद नीचे कोई हो जो ब्लर हो।
उसमें ये होता है कि सर उसका क्या मतलब? होते वो भी Amazon चॉइस ही हैं, लेकिन कुछ कीवर्ड पर टेम्परेरी टाइम के लिए Amazon चॉइस के टैग से हट जाते हैं, ठीक है। तो वो भी Amazon चॉइस ही हैं, आपने उनको भी ऐड करना है। वो क्योंकि आपको सबको पता है कि कुछ कीवर्ड रहते होते हैं जो टेम्परेरी टाइम पे उनका सर्च वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, उनके ऊपर सेल्स डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। तो जब उनकी सेल्स डिक्रीज हो जाती है ना, तो Amazon चॉइस का टैग भी ना कुछ टाइम के लिए उनके ऊपर से हटा लिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन ओवरऑल वो भी Amazon चॉइस वाले कीवर्ड ही होते हैं, हमने उनको भी टैग करना होता है। ठीक हो गया सर। सर मैंने ना आपको एक पिक्चर भेजी है, आप मुझे काइंडली बस कंफर्म कर दें कि वहीं पे हमने ये पुट करने हैं ना। मैं आपको दोबारा करती हूँ जरा। मैं चेक कर लूंगा। अच्छा जी, ठीक है जी। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था हमारा यूके मार्केट का, ठीक है। तो अब आप लोग इसको देख लें, और अगर किसी को कोई इशू आता है तो मेरे से पूछें। तो मैं अब एक बार रिपीट कर दूं अपने .com के ऊपर जाके, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम एक दफा रिपीट कर देते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रोडक्ट हंटिंग का पता है, वो जो मैंने उनको पुराना टास्क दिया हुआ था वो मुझे प्रोवाइड करें। और जिन लोगों ने कर दिया है, अभी तक मेरे ख्याल से एक ही है जिन्होंने किया, वो अपने शेख साहब जिन्होंने कर दिया था, बाकी अभी तक किसी ने भी मुझे सेंड नहीं किया। तो वो लोग करें, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग नया टास्क भी आप लोगों को मैं दे दूंगा ये यूके से रिलेटेड, जब हम लोग यूके मार्केट को स्टडी कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग पे आ जाएंगे। वंस हम लोग मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग पे आ जाए ना, तो फिर आप लोगों की ये जो बोरियत है टूल से प्रोडक्ट हंट करने की, ये दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग में मजा भी बड़ा आता है। लेकिन अभी के लिए जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया ना, उसको जरूर परफॉर्म करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग अपने जो वीए की जो सर्विसेज है वो मोस्टली टूल के थ्रू ही दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज को सीरियसली लें, ये चीज हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। सर वो प्रोडक्ट ओके वाला तो ना, उसका सर वर्ड डॉक्यूमेंट भेजना है। हाँ, वर्ड डॉक्यूमेंट भेज दें उसका सिर्फ। ठीक है सर, वो प्रोडक्ट की पिक्चर वहाँ पे पेस्ट कर दें और कीवर्ड बता दें। मैंने एलएमएस के ऊपर भी ना वो आपका असाइनमेंट 2 या असाइनमेंट 3 के नाम से टैब अपलोड किया था, उसके ऊपर जाके ना उसका क्राइटेरिया भी जरा वो लिख के सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है सर। अच्छा जी, आप में से कौन है जो क्राइटेरिया रिपीट करेगा, ताकि जिन लोगों को क्राइटेरिया का नहीं पता लग जाए। अच्छा जी, जो न्यू ठीक है कमर्स हैं सर। वो सुन लें, उनके लिए मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्क्राइब कर देता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली आपने करनी किस तरह होती है। आपने सबसे पहले तो आपके पास ब्लैक बॉक्स अवेलेबल है, प्रोडक्ट हंटिंग टूल जो है हमारे लिए हीलियम 10। अब हम सबको पता है कि टूल्स एज इट इज हमें 100% तो एक्यूरेसी नहीं देते, लेकिन जो हीलियम 10 है उसकी एक्यूरेसी लेवल सारे टूल्स में सबसे ज्यादा हाई है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75 to 80% है, ठीक है जी। तो इसको हम लाजमी यूज करते हैं, अंग्रेज हो या इवन पाकिस्तानी सबसे ज्यादा रिलाई इसी के ऊपर करते हैं, ठीक है जी। हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च में ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट रिसर्च टूल अवेलेबल है। ब्लैक बॉक्स में हमने अपनी क्राइटेरिया का जो सबसे पहले कैटेगरीज डिसाइड करनी होती है। कैटेगरीज जो रिकमेंडेड कैटेगरीज है ना हमारी, वो तकरीबन 4 से 5 ऐसी कैटेगरीज हैं जो मैं, एक्सट्रीम कॉमर्स, अनेबलर्स और बहुत सारे लोग इनको रेकमेंड करते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आर्ट्स एंड क्राफ्ट की कैटेगरी है, ठीक है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बाद हमारे पास होम एंड किचन की कैटेगरी है, किचन के बाद हमारे ऑफिस प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, ठीक है जी। किचन एंड डाइनिंग है हमारे पास, पेट सप्लाईज है, ठीक है। ये 4 से 5 कैटेगरीज वो हैं जो सबसे ज्यादा रेकमेंडेड है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमें मोस्टली वो प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिनके ऊपर ज्यादा अमेजोन डोमिनेंसी नहीं होती, ब्रांड डोमिनेंसी बहुत कम होती है, और बहुत ज्यादा मतलब सेल भी अच्छी होती है, और कंपटीशन भी रिलेटिवली लो होता है। रेवेन्यू, हम यूएसए में वर्किंग कर रहे हैं, तो रेवेन्यू मिनिमम हमारा 10,000 होना चाहिए। मैक्सिमम हमने कहा था कि 25 तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है जी। प्राइस रेंज की हमने बात की थी, अब हम यूएसए में हैं तो यूएसए में मिनिमम 15, मैक्सिमम हम 35 तक जाएंगे। 35 से ज्यादा इसलिए नहीं, क्योंकि 35 से ज्यादा अगर हम आगे जाएंगे तो मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हमें शो होंगी वो लग्जरी आइटम शो होंगी। लग्जरी आइटम्स के अंदर हमारे पास जो कहते हैं कि जो चार्जेस पड़ते हैं वो बहुत ज्यादा हमें एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इस वजह से हम लग्जरी आइटम्स को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उनके क्रॉस गिव अवे भी नहीं कर सकते, उसको हम इग्नोर ही करेंगे। रिव्यू काउंट, यूएसए में वर्किंग कर रहे हैं, 150 से 350 की रेंज तक हम इसको लेके जा सकते हैं। रिव्यू रेटिंग 4.3 मिनिमम, और मैक्सिमम वो 5 तक जाएगी ऑटोमेटिकली। एडवांस फिल्टर में जाके ये फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं कि बीएसआर का फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ सेलर्स का।
आप नंबर ऑफ सेलर्स का लगा लें, क्योंकि मोस्टली होता है कि हमें ऐसी प्रोडक्ट्स नजर आती हैं जिनके अंदर 4-4 5-5 सेलर्स बैठे होते हैं, तो वो उनको पे ना फिर वो फिल्टर आउट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे एडवांस फिल्टर्स में आप उसको ये लिमिट लगा दें, ठीक है। फुलफिलमेंट की भी लिमिट आप लगा सकते हैं। आप FBM चाहिए, FBA चाहिए, अमेजोन चाहिए। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे FBA चाहिए, ताकि वो जो अमेजोन डोमिनेंसी वाली प्रोडक्ट्स है ना, वो नजर ही ना आए मुझे। अमेजोन डोमिनेंसी वाली प्रोडक्ट्स नजर ही ना आए। सेल्स की भी लिमिट मैं लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मंथली सेल अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम जाए वो 800 तक। बहुत ज्यादा कम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा ही उसको प्रिसाइज कर दूंगा ना, तो वो फिर मेरे लिए इशू होगा कि बहुत ज्यादा मुझे जो डाटा शो होगा वो बहुत ज्यादा ना कह लें थोड़ा हो जाएगा। इस चीज को मैं नहीं चाहता है। सर्च किया, अच्छा जी, फिल्टर अप्लाई कर लें। सेल्स वेलोसिटी हाई टू लो कर सकते हैं, लो टू हाई भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी। ना करना चाहें तब भी आपकी अपनी मर्जी। आर्ट्स एंड क्राफ्ट की प्रोडक्ट्स है ये, ठीक है जी। रेड हैंडमेड वेविंग सनफ्लावर रग, रग है जी। रग का मतलब होता है मैट। तो मैट्स की जो प्रोडक्ट होती हैं वो तो बहुत ज्यादा कह लिया कि आप हाई कंपटीशन वाली होती हैं, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं जाना हमने। मैट्स हो गए, टॉवल्स हो गए, बेडशीट्स हो गई, ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी हमारे मतलब की प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है जी। तो इनको हमने हमेशा इग्नोर करना है। जी जी, ये क्या है? ये हमारे पास अनसेंसर्ड प्रीमियम क्वालिटी ड्रिपलेस स्मोकलेस हैंड डिप्ड कैंडल्स। अच्छा, कैंडल्स है। कैंडल्स भी हम हमेशा इग्नोर करेंगे, क्योंकि एक तो चीज होती है ना कि हमने अपनी बनानी होती है एसेट। हमारी प्रोडक्ट हमारा एसेट होना चाहिए। तो ये जो कैंडल्स वगैरह हैं, ये जो वॉल हैंगिंग पिक्चर्स वगैरह हैं, ये एसेट नहीं बनती हमारा, तो इनको भी हमने इग्नोर करना है, ठीक है। इस तरह करते करते हमने जो प्रोडक्ट्स हमें, ये हैंगर्स हैं, वुडन हैंगर्स, ये अभी देखें, ये इसका सबसे पहले आइडिया हमें आया, हीलियम 10 ने दिया। नंबर ऑफ सेलर भी एक है इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस एसिन के ऊपर एक सेलर बैठा हुआ है। ये इसकी प्राइस है, मंथली सेल इसकी 481 है, जो कि ठीक है, ठीक है, रीजनेबल है, कंपेटेबल है, ठीक है, इजीली इसको compete किया जा सकता है। सेल भी इसकी बहुत अच्छी है, 481 सेल के ऊपर $13,000 अर्निंग कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। BSR भी काफी अच्छा है, रिव्यूज भी बहुत रीजनेबल है, 156 रिव्यूज, बहुत रीजनेबल है यार, इजीली compete हो सकता है, ठीक है जी। वुडन हैंगर्स इसका कीवर्ड है। कीवर्ड आपको किस तरह पता लगेगा? कीवर्ड आप, ये इसका टाइटल लिखा हुआ है, इको फ्रेंडली बैम्बू वुडन हैंगर्स, नेचुरल फिनिश 12 पीके। तो इसमें वो वर्ड जो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो वो होते हैं हमारे कीवर्ड। अब ये जो वुडन हैंगर्स है, ये है हमारा कीवर्ड। इसको उठाया, कॉपी किया और अमेजोन के ऊपर आ गए। अमेजोन के ऊपर आके सबसे पहले तो देखना है कि जो हमारा डिलीवर टू है वो सेम नीश का है या नहीं है। अगर तो डिलीवर टू हमारा सेम नीश का नहीं होगा, सेम कंट्री का नहीं होगा, सेम मार्केट का नहीं होगा, तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो हमें नजर ही नहीं आएंगी उस कीवर्ड के ऊपर। तो इससे ये होगा कि हमें 50% डाटा नजर आएगा, 50% डाटा नजर नहीं आएगा, और जब हम आखिर में जाके उसको लॉन्च करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट रिलेटिवली रैंक नहीं हो गई, उसमें इशू आ जाएंगे और हमारी सक्सेस फेल हो जाएगी। कीवर्ड टाइप करके इसको सर्च करें। अच्छा जी, कीवर्ड टाइप किया, सर्च किया, सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, ठीक है। सिंपल क्या करें हम, एक एक कॉम्पिटिटर के अंदर जाके उसको इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है जी। सारे के ऊपर आप एक्सरे रन कर दें। अच्छा, एक न्यू कह लें कि आप एडवर्टाइजमेंट या एक नई खबर ही आई है कि अली बाबा के ऊपर भी अब जंगल स्काउट वर्क करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। जंगल स्काउट ने अब alibaba.com के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट कर दी हुई है। अब आप अली बाबा के जो वीएस हैं, होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो अली बाबा के वीएस होते हैं, मोस्टली चाइनीज ही होते हैं, तो उनके लिए अब हीलियम 10 ने वो वाली फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी हुई है। अच्छा जी, ये इसका डाटा लोड हो गया और हमें जो सबसे पहली चीज नजर आ रही है वो नजर आ रही है अमेजोन की डोमिनेंसी, ठीक है जी। अब अगर आप लोग को यहाँ पे अमेजोन डोमिनेंसी नजर आ जाए किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ और चीज देखे, उसका डाटा देखे, मैं तो आप लोग यही कहूंगा कि उस प्रोडक्ट को उसी टाइम
छोड़ दें, ठीक है जी, क्योंकि फायदा नहीं है। ये चाहे एक ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके बाकी का सारा क्राइटेरिया A to Z क्राइटेरिया हमारे क्राइटेरिया के ऊपर हो, लेकिन यहाँ पे Amazon आ जाए ना, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी नहीं जाना है, ठीक है। फायदा इसलिए नहीं है कि रैंकिंग नहीं हो सकती हमारी इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है जी, क्योंकि Amazon कभी भी कोई किसी ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाएगा जो नई लॉन्च हुई हो, जिसके सारे कॉम्पिटिटर्स न्यू लॉन्च हुए हो, ठीक है। Amazon हमेशा ऐसी नीश के ऊपर जाता है जो बहुत पुरानी नीश होती है, और जितनी पुरानी नीश होगी ना, उतने ही पुराने उसके कॉम्पिटिटर्स होंगे और उतना ही मुश्किल हो जाएगा उनको कम्पीट करना, ठीक है जी। तो इस चीज को हमने हमेशा निगलेक्ट करना। तो इस तरह हम लोग डाटा चेक करते हैं अपना एक्सरे के ऊपर, ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी चेक करते हैं, Amazon डोमिनेंसी चेक करते हैं, मेथड चेक करते हैं, उनका मॉड्यूल चेक करते हैं कि FBM है या FBA है, प्राइस रेंज किसी ने मिनिमम तो नहीं टारगेट किया हुआ, सेल्स आप लोगों के सामने है, रेवेन्यू आप लोगों के सामने है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इंडिविजुअल रिव्यूज आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। इन सब चीजों को देखने के बाद ही हम एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। जब हमारी प्रोडक्ट का एक्सरे हमारा फाइनलाइज हो जाता है, फिर हम जाते हैं उस प्रोडक्ट को देखते हैं कि ये प्रोडक्ट गेटेड तो नहीं है, इस प्रोडक्ट के अंदर पेटेंट का कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, किसी ने कोई ट्रेडमार्क तो नहीं रजिस्टर्ड किया हुआ इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो बाद वाले सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है जी। होपफुली आप लोगों को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लेंगे।